हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन, जो कि विनाश के बादल का अगला भाग है। इसके पहले की जो दोनों कॉमिक्स है सिरफरा वैज्ञानिक और विनाश के बादल, दोनों चैनल पे अपलोड हैं। राम रहीम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको, लेखक विमल चटर्जी। पिछले अंकों सिरफिरा वैज्ञानिक और विनाश के बादल में आपने पढ़ा कि एक सिरफिरा वैज्ञानिक ब्लैक ड्रैगन ने भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा की बेटी का एक वेल रूपी पनडुब्बी द्वारा अपहरण कराने के साथ साथ प्रोफेसर शर्मा का भी एक समुद्री जहाज समेत अपहरण करवा लिया। लेकिन योजना के मुताबिक राम रहीम भी प्रोफेसर के साथ साथ मुजरिम ब्लैक ड्रैगन के समुद्र के गर्भ में बने स्टेशन जीरो में पहुंचने में सफल हो गए। किंतु जल्दी उनका भेद ब्लैक ड्रैगन पर खुल गया। तब ब्लैक ड्रैगन ने प्रोफेसर शर्मा का मस्तिष्क एक वैज्ञानिक पद्धति से अपने अधिकार में करने के बाद दिन के समय सूर्य को विनाश के बादलों के पीछे छिपाकर दिन को रात करके राम रहीम को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का एक और नमूना दिखाया। साथ ही साथ उस आश्चर्यजनक आविष्कार को दिखाकर ब्लैक ड्रैगन ने भारत सरकार को यह धमकी भी दी कि एक माह के भीतर भीतर वह उसे भारत का एकमात्र शासक घोषित कर दे, वरना वह पूरे हिंदुस्तान को शमशान भूमि में बदल देगा। उसके इस आविष्कार का रूप कुछ इतना भयानक था कि टीवी पर उसे देखकर राम रहीम की रूह तक कांप उठी और वे शीघ्र ही शीघ्र ब्लैक ड्रैगन का सिर कुचलने का उपाय सोचने लगे। आगे क्या होता है प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़े। एजेंट जेड और सैनिकों ने राम रहीम को ले जाकर कैद खाने की उसी कोठरी में डाल दिया जिसमें पहले उन्हें रखा गया था। उनकी निगरानी के लिए दो पहरेदार रखे गए थे, जिनमें से एक हर समय द्वार पर ही डटा रहता था और दूसरा गैलरी में गश्त लगाता रहता था। द्वार पर डटे पहरेदार के पास उस कोठरी के ताले की चाबी थी। किसी चीज की जरूरत हो तो इन पहरेदारों से मांग लेना, लेकिन सावधान, किसी किस्म की चालाकी दिखाने का प्रयत्न करना, वरना ये दोनों पहरेदार बेहद ही निर्मम और वहशी किस्म के इंसान हैं। हाथ पैर तोड़ने में ये जरा भी दया नहीं करेंगे। राम रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद राम और रहीम खामोशी से अपने अपने पलंगों पर बैठे काफी देर तक कुछ सोचते रहे। फिर रहीम ही सर्वप्रथम व्याकुलता से बोला, राम भैया, मेरी समझ में तो यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं आ रहा है, और यदि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलने में सफल नहीं हो सके तो ना प्रोफेसर शर्मा जिंदा बचेंगे और ना हमारा देश। लेकिन राम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। यह देख रहीम बुरी तरह झुंझला उठा। भैया, क्या तुम इसी तरह बदहवास की तरह मुंह लटकाए बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? कहीं तुम गूंगे और बहरे तो नहीं हो गए? शायद यदि मेरी मानो तो तुम भी कुछ देर के लिए गूंगे और बहरे हो जाओ और गश्त लगा रहे पहरेदार को देखकर यह अंदाजा लगाओ कि वह आने और दूसरी तरफ जाने में कितना समय लगाता है। क्या मतलब? मतलब ये छोटे भाई कि इस बात पर नजर रखो कि वह दूसरा पहरेदार कितने सेकंड या मिनट के बाद हमारी कोठरी के सामने से गुजरता है और वापस लौटता है। ओ, परंतु ये जानकर तुम क्या करोगे? ये भी बता दूंगा, लेकिन तुम उसे वॉच करो, ठीक है? और दोनों मुंह जवानी ही उस पहरेदार के आने जाने का समय नोट करने लगे, क्योंकि उनकी कलाई घड़ी, जो कि वॉच ट्रांसमीटर का भी काम देती थी, पहले ही तलाशी के दौरान कलाई से निकाल ली गई थी। कुछ समय बाद उसे यहाँ से गुजरने में ठीक 1 मिनट लगता है और वापस लौटकर गुजरने में 1 मिनट 10 सेकेंड। गुड, यही मेरा भी अनुमान है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मुझे भी तो बताओ। मैं यहाँ से निकलने की योजना बना रहा हूँ। वह तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन यह योजना भी तो बताओ। उत्तर में राम कुछ कहना ही जा रहा था कि दो सैनिक खाना लेकर आते दिखाई दिए। सत्यानाश, इन मर्दूतों को भी अभी आना था। कोई बात नहीं, भोजन करने के बाद अपनी योजना पर अमल करेंगे। कोठरी का द्वार खोलकर राम रहीम को खाना दिया गया और दोनों खाने पर ऐसे टूट पड़े मानो महीनों से भूखे हों। जब वे भोजन कर चुके तो सैनिक बर्तन आदि उठाकर चले गए। लेकिन इसी के साथ राम की सारी योजना गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोनों पहरेदारों की ड्यूटी बदल गई थी। मास्टर का कहना है कि ये दोनों काफी खतरनाक छोकरे हैं, सावधान रहना। ये लो इनकी कोठरी की चाबी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। और राम रहीम फिर नए सिरे से कुछ सोचने पर विवश हो गए। इधर दूसरे दिन सुबह के लगभग 11 बजे प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला से ठीक 20 किलोमीटर दूर आकाश में एक हेलीकॉप्टर प्रकट हुआ और अपनी यथा स्थिति से प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। वह ब्लैक ड्रैगन की एक रेड फोर्स का विशेष हेलीकॉप्टर था। लगभग 15 मिनट बाद वह ठीक प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला के ऊपर मंडराने लगा। उसे देखकर सुरक्षा गार्ड चौंके। कैप्टन नायक, उस हेलीकॉप्टर की गतिविधियां रहस्य में जान पड़ रही हैं। अपनी डिफेंस एयरपोर्ट से संपर्क स्थापित करो और उन्हें निर्देश दो कि वह हेलीकॉप्टर चालक से प्रयोगशाला के चारों ओर स्थापित निषेध क्षेत्र में आने का मतलब पूछें।
अगले ही पल कैप्टन नायक पास के ही एक केबिन में प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर सेट द्वारा आकाश में ही कहीं मंडराते अपने डिफेंस एयरफोर्स से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो डिफेंस एयरफोर्स, कैप्टन नायक कॉलिंग फ्रॉम पीएसएफ, हेलो हेलो। शीघ्र ही एक लड़ाकू विमान से उसका संपर्क जुड़ा। यस डिफेंस फोर्स के विमान एचएस से मैं कैप्टन भटनागर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है नायक? प्रयोगशाला के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर की गतिविधियां को संदिग्ध मालूम पड़ती है, कृपया उसे चेक कीजिए। ओके कैप्टन। अगले ही पल लड़ाकू विमान चालक ने हेलीकॉप्टर के चालक से संपर्क जोड़ा। हेलो पायलट, मैं कैप्टन भटनागर बोल रहा हूँ, तुम अपना हेलीकॉप्टर निषेध क्षेत्र में क्यों लाए और प्रयोगशाला के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे हो? सॉरी कैप्टन, मैं आने से पहले आपको सूचित करना भूल गया। दरअसल हमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयोगशाला के आसपास कीटनाशक दवा छिड़कने के लिए भेजा गया। आप चाहें तो हमारे विभाग से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ओह ठीक है, लेकिन आप जल्दी से अपना काम पूरा करके लौट जाइए। ओके थैंक यू। लड़ाकू विमान के चालक कैप्टन भटनागर ने वायरलेस द्वारा हेलीकॉप्टर के उद्देश्य की खबर नीचे सुरक्षा गार्ड के असिस्टेंट इंचार्ज कैप्टन नायक को दी और वापस लौट गया, जबकि हेलीकॉप्टर चालक और उसके साथी ने निश्चिंता की सांस ली। बड़ी आसानी से बला टल गई। हाँ, क्योंकि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं होगी। खैर, अब समय नष्ट मत करो और हेलीकॉप्टर को नीचाई पर ले जाकर अपना काम शुरू करो। अभी लो दोस्त। और शीघ्र ही हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरता हुआ प्रयोगशाला के इर्द गिर्द कोई गैस छोड़ने लगा। उफ, पता नहीं कैसी कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं, काफी विचित्र गंध है। मेरा तो सर चकरा रहा है सर। कहने के साथ ही कैप्टन नायक चकराकर धरती पर गिर पड़ा। ओह, ये तो बेहोश हो गया। तभी कर्नल पर भी बेहोशी सी छाने लगी। ओह धोखा, हेलीकॉप्टर से बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जा रही है। किसी तरह अपने होशोवास काबू में रखता हुआ कर्नल केबिन की ओर दौड़ा। खतरे का अलार्म बजा दूं, साथ ही हेडक्वार्टर को भी सूचित करना होगा। केबिन में पहुंचकर सबसे पहले कर्नल ने खतरे का अलार्म बजाया। टन टन कुं 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 कुं। होशियार, कोई खतरा प्रयोगशाला पर मंडरा रहा। लेकिन खतरे का अलार्म सैनिकों को बेहोश होने से ना रोक सका। प्रयोगशाला के चारों ओर तैनात सैनिक एक एक करके बेहोश होते चले गए, जबकि कर्नल भूषण किसी तरह अब भी अपने होशो आवाज संभाले ट्रांसमीटर सेट पर हेडक्वार्टर को सूचित कर रहा था। मेरे होशो आवाज जवाब देते जा रहे, पता नहीं सुरक्षा गार्ड इस समय किस स्थिति में है। आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। वो हेलीकॉप्टर। हेलो हेलो कर्नल, क्या हुआ? बोलिए बोलिए। लेकिन कर्नल और कुछ नहीं बोल सका, वह बेहोश होकर लुढ़क चुका था। हेलो हेलो कर्नल। हेडक्वार्टर में संपर्क चालू है, लेकिन कर्नल की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। शायद वे भी बेहोश हो गए होंगे। हमें तुरंत उसकी खबर सिक्योरिटी कमांडर को करनी चाहिए। इधर सभी सुरक्षा सैनिकों के बेहोश होकर लुढ़कते हेलीकॉप्टर प्रयोगशाला के प्रांगण में उतर चुका था। हमें 10 मिनट के भीतर भीतर पहुंचे के रीडिंग रूम के फॉर्मूले के कागजात उठाकर निकल भागना है, वरना सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। चिंता मत करो, ये काम हम 7 मिनट में ही पूरा कर लेंगे। इमारत के भीतर पहुंचकर इमारत के भीतरी नक्शे के मुताबिक प्रोफेसर का रीडिंग रूम उस तरफ होना चाहिए, तो जल्दी चलो, इस समय हमारा एक एक क्षण कीमती है। शीघ्र ही वो प्रोफेसर शर्मा की रीडिंग रूम में पहुंचने में सफल हो गए। इस अलमारी के पीछे ही वह गुप्त सेफ होनी चाहिए जिसमें फॉर्मूला रखा है। उस फूलदान को घुमाओ। दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही उस फूलदान को एक तरफ घुमाया, किताबों से भरी अलमारी दूसरी ओर घूम गई और वहां दीवार पर बनी एक बड़ी सी सेफ दिखाई देने लगी। यही है वैसे, जल्दी से मास्टर की निकालो, अभी लो। फिर मास्टर की द्वारा सेफ खोलने में भी उन्हें कुछ क्षणों में अधिक समय नहीं लगा। इसमें तो बहुत सी फाइलें और दस्तावेज रखे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें फॉर्मूले के कागजात कौन से हैं? सारे कागजातों और फाइलों को बैग में भर लो। मास्टर स्वयं प्रोफेसर से जरूरी कागजात निकलवा लेंगे। दूसरे व्यक्ति ने झटपट सारे दस्तावेजों और फाइलों को एक बड़े से थैले में भरना आरंभ कर दिया। सेफ को पूरी तरह साफ करने के पश्चात दोनों पुनः बाहर की ओर दौड़ पड़े। इस तरह इस सारे काम में उन्हें मुश्किल से 6 मिनट लगे थे। शुक्र है अभी तो कोई खतरा पेश नहीं आया। शायद अगले कुछ ही क्षणों में वे हेलीकॉप्टर के भीतर थे। अब जल्दी से हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके ऊपर उठाओ और डायमंड हार्बर की ओर चलो। सुरक्षा गार्ड्स के होश में आने में केवल 3 मिनट शेष रह गए। चिंता मत करो, अब सुरक्षा गार्ड्स हमारा क्लू भी नहीं पा सकेंगे। और अगले क्षण, लेकिन तभी, ओह, आखिर खतरा पीछे लग ही गया। तुम फौरन हेलीकॉप्टर को पूरी गति देकर समुद्र की ओर उठाओ। लेकिन लड़ाकू विमानों की गति को मात देना मुश्किल है। तुम कोशिश तो करो। हेलीकॉप्टर चालक ने लड़ाकू विमानों से पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सका। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। डॉस देने के लिए धुएं का गोला दागो। उसी समय भारत के लड़ाकू विमानों से चेतावनी दी जाने लगी। सुनो हेलीकॉप्टर सवारों, तुम लोग जो कोई भी हो, तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, वरना तुम्हें मार गिराया जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर की ओर से एक धमाका हुआ था और इसी धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के चारों ओर तेजी से गाढ़ा धुआं फैलने लगा। अगले ही पल, ओह,
हेलीकॉप्टर तो धुएं के बादलों में छिप गया। समझ में नहीं आता कि ये धुएं का बम उन्होंने क्यों छोड़ा। सभी लड़ाकू विमानों के चालक हेलीकॉप्टर को धुएं के बादलों के बीच ओझल होते देख असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर अटैक फायर, तुरंत सभी विमानों से धुएं के गुब्बारों पर गोलियां और रॉकेटों की वर्षा की जाने लगी। शू शू शू। पता नहीं विमानों से की गई गोलाबारी किसे लगी, लेकिन शीघ्र ही जब हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द छाए धुएं का गुब्बार हटा तो सभी लड़ाकू विमानों के चालक और सहयोगी बुरी तरह बौखला उठे। अरे हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया? ओ शायद हेलीकॉप्टर हमें धुएं का चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो गया। जब स्वयं उस ऑपरेशन के इंचार्ज किंग कमांडर मिस्टर पुरी की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने अपने विमान के पायलट को आदेश दिया, मिस्टर मांटो, हेडक्वार्टर को सारी स्थिति की रिपोर्ट देने के साथ साथ सभी पायलटों को निर्देश दो कि वे चारों तरफ फैलकर हेलीकॉप्टर की तलाश करें। यस सर। सभी पायलट चालक चारों तरफ फैलकर हेलीकॉप्टर की खोज करें। वे जहां कहीं भी दिखाई दे उसे तुरंत मार के रह जाए। ओके। सभी विमानों ने चारों ओर फैलकर हेलीकॉप्टर की तलाश करनी आरंभ की, लेकिन उनमें से किसी के हाथ भी सफलता नहीं लगी। हमें हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आया सर। उस हेलीकॉप्टर का कहीं कोई पता नहीं चला सर। मजबूरी है, वापस लौटो। और सभी निराश होकर एयरपोर्ट की ओर वापस लौट पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।